हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिक्स की एक सीक्वेंस जो कि रहेगी आपकी चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि अगर आप टॉपिक रिवाइज करके बैठते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप टॉपिक रिवाइज नहीं करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, चारों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे सोल्व करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट जो है आपके, जैसे कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो वो कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये आपका जो पूरा है कोर्स रहेगा VLDA के लिए और BSc एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शंस। चलिए तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। फर्स्टली तो हमें यही पता होना चाहिए बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे पास बनता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, फ्लो ऑफ चार्जेज। अब ये चार्जेस फ्लो करते हैं, ये किसी भी या हम कह सकते हैं किसी भी बिहाफ पे ये फ्लो कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है वो जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाइटनिंग। अब लाइटनिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स में क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये टकराते हैं और यहाँ पे क्या बनती है हमारे पास, चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, बिकॉज दे आर एट अ डिफरेंट पोटेंशियल। यहाँ पे चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज का जहाँ पे भी ट्रांसफर होगा वहाँ पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ओके, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारे पास करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन को हम देख लेते हैं, जनरेटर। जनरेटर हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस होता है जहाँ पे बनती तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, बट वहाँ पे क्या होता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी से हम बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो वो हमारे पास जनरेटर होता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो है वो AC को क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, यानी कि यहाँ पे जनरेशन का तो कोई काम होता ही नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज को क्या करता है वो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। बैटरी जो है इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है कि जैसे जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी रही है, यहाँ पे भी रही है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज लाइटनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रबिंग ए ग्लास रोड विद ए सिल्क प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि सिल्क रोड को और ग्लास को जब हम रब करते हैं तो कौन सा चार्ज किस पे आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सिल्क, सिल्क क्लॉथ बोल सकते हैं या फिर ग्लास बोल सकते हैं। ग्लास पे यहाँ पे याद रखना हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और सिल्क पे क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन आप मैच कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव होगा, मीन्स ये तो इनकरेक्ट हो गया। नो चार्ज, चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है। बोथ चार्जेज एक बॉडी के ऊपर हो ही नहीं सकते। अगर दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में है तो हम बोलते हैं कि बॉडी कैसी है हमारी, न्यूट्रल। ओके, बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो ग्लास रोड के ऊपर हमारे पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ चार्जेज। अब देखो, जैसे चार्ज हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि चार्ज जो है वो क्या होता है। चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। तो चार्ज क्या है, बेसिकली इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, इन टर्म्स ऑफ विच वी डिफाइन या वी एक्सप्लेन क्या, फोर्सेस एंड फील्ड। ये कौन सी फोर्स और कौन सी फील्ड की बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, तो चार्ज जो होता है हमारे पास, इसकी टर्म में ही हम फोर्सेस को और फील्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके,
तो चार्जेस की हमें यहाँ पे बतानी है यूनिट। अब देखो जहाँ पे भी यूनिट का कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो है वो ऐसा यूनिट की ही बात करते हैं, ऐसा यूनिट जो है वो उसके अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो चार्ज की ऐसा यूनिट होगी, ये हमारे पास चार्ज वाला जो कंसेप्ट है ये दिया था किसने, कूलाम ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर कूलाम। चार्ज के लिए ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलाम। और अगर मैं पूछूं वोल्ट किसके लिए होगी, तो वोल्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये किसके लिए होगी मेरी, वोल्टेज के लिए। और वोल्टेज का दूसरा नाम भी हमें पता है क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल या फिर हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और जो एम्पियर है ये वाला किसके लिए होगा, ये वाला होगा हमारे पास किसके लिए, करंट के लिए। करंट के लिए हम जो ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ एम्पियर। और ओम आप लोगों को सभी को पता होगा क्योंकि ये हम 10th में भी पढ़ते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसके लिए यूनिट होगी, रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। कूलम्स लॉ, अब देखो जैसे पिछले ही क्वेश्चन में आया कूलाम का नाम जो है, जो कूलाम्स लॉ है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कूलाम्स लॉ होता है हमारे पास चार्जेस के अंदर। अब यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, जैसे कूलाम्स लॉ को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आगे भी हमें इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। कूलाम्स लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 और ये है मान लो Q2, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R। अगर इनको मैं R डिस्टेंस पे रखूँ तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी एंड वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगी इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, R स्क्वायर के। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस जो भी होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो इन दोनों को यहाँ से हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला भी मिलता है दैट इज Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अब जो भी हम फॉर्मूलेज पढ़ते हैं कभी भी हमें ये वाला सिंबल तो देखने को मिलता ही नहीं है, दैट्स वाई कि यहाँ पे क्या था अपने पास, F इज डायरेक्टली। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को मैं इक्वल टू में बदलूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है दैट इज K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। So this is the formula which is given by the Coulomb's law and Coulomb's law is applicable to the in the field of charges, charges के बीच में। ओके, तो इसने पूछा है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक चार्जेस। मैग्नेटिक चार्जेस तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, मैग्नेट के लिए हम पोल्स यूज करते हैं ना कि वहाँ पे चार्जेस यूज करते हैं। क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए हमारे पास एक लॉ आता है सेम इसी के रिजेंबल है एंड दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर होता है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो नहीं सकता। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना है हमें फोर्स क्या होगी। अभी हमने जस्ट पिछली वाली स्लाइड में लिखा कि F जो है वो क्या आएगा मेरे पास, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लिख के आए भी पीछे वाली स्लाइड पे। ओके, तो इसने पूछा क्या है कि जो फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इससे अगर मैं पिछला स्टेप पूछूं आप लोगों से तो वो क्या था, F इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली टू R स्क्वायर। हाँ, ये वाला स्टेप कूलम्स ने बेसिकली यहीं से स्टार्टिंग की थी अपने लॉ की। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इनवर्सली दिख रहा होगा, मीन्स ये ऑप्शन तो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के, नॉट डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या आएगा, स्क्वायर पे आएगा। क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से कट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज द राइट ऑप्शन, कांस्टेंट नो। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा, सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल फोर्स बिकम। हमें यहाँ से एक फॉर्मूला ही याद रखना है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आई थिंक ये सभी को याद हो गया होगा। यहाँ पे F क्या है, फोर्स, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 वन चार्जेस, Q2 दूसरा चार्ज, और यहाँ पे R क्या है भाई, वो है हमारे पास क्या, R डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल। अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पे क्या कर दूँ, डबल कर दूँ। डिस्टेंस को डबल करेंगे, डिस्टेंस को डबल करने का मतलब क्या है कि R डैश मेरा क्या हो गया, भी पहले जितना डिस्टेंस था उसका डबल टाइम हो गया।
यही वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो यहाँ से फोर्स बताओ क्या आएगी, F इज इक्वल टू, ऊपर वाली चीज़ें तो सेम रहेंगी मेरे पास, Q1 Q2, नीचे क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 टाइम, और ये जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी क्या, ये Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्स भी काउंट, फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम होगी, नो, हाफ होगी नहीं, तो 1/4 होगी, दिख रही है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/4, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, एंड डबल होगी, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था, आप लोग बता सकते हो कि पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दैट इज वोल्टेज। अब यहाँ से आपको क्लियर याद आ गया होगा कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं या कौन सी यूनिट यूज करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसके लिए, डिवाइस के लिए, डिवाइस तो हमारे पास होगा वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, डिवाइस क्या होगा वोल्ट मीटर, और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी मेजर करने की, दैट इज वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ओम किसकी यूनिट होगी, आप लोग आंसर करो, आर डिस्टेंस रेजिस्टेंस की, एम्पियर किसकी होगी करंट की, और न्यूटन जो है ये यूनिवर्सल आपको पता है, न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन होती है हमारे पास किसके लिए ऐसा यूनिट, फोर्स के लिए, किसके लिए ऐसा यूनिट होगी ये, फोर्स के लिए। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड वर्ड आप फिजिक्स में बहुत जगह पे देखते हो, जैसे कि कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बहुत जगह पे आप ये कंजर्वेशन वर्ड देखते हो। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन मीन्स कि वो क्वांटिटी जो है वो क्या रहे, सेम रहे, वो क्वांटिटी फिक्स रहे, वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, यही मतलब होता है कंजर्वेशन का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, ओनली सॉलिड के अंदर होगा, ओनली लिक्विड के अंदर होगा, ऑल फिजिकल प्रोसेसेस, जितनी भी फिजिकल प्रोसेस होंगी सभी के अंदर होगा, या फिर ओनली इन ग्लासेस होगा। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा हर एक जगह पे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हर एक जगह वैलिड होता है, सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी वैलिड होता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या होगा, हर एक फिजिकल स्टेट के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड और लिक्विड और गैसेस की हम अलग अलग से बात यहाँ पे नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। अब पहले मेरे को आप ये बताओ कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता कैसा है, मीन्स नेचर कैसी है। अगर मैं यहाँ पे नेचर की बात करती हूँ, देखिएगा नेचर, अगर यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम, नेचर की, नेचर ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो है हमारे पास दो नेचर के होते हैं, दो नेचर बोले या फिर हम टाइप बोल सकते हैं। तो चार्जेस जो है हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखो दो जो हमने यहाँ पे अजम्पशंस ले रखी हैं, ये हमने सिर्फ एज्यूम कर रखा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नेचर का होता है, ये नेगेटिव नेचर का होता है। सिमिलर कंसिडरेशन हमने किस में कर रखी है, मैग्नेटिज्म में। उसके क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी ये वाला कंसेप्ट सेम आएगा कि क्या हमने वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंसीडर कर रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल बताओ मुझे कि कहाँ कहाँ पे किस किस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। फिर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप सभी को पता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मेरे पास, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमें पता है कि किससे बना होता है, कंपोजिशन पार्टिकल क्या होते हैं इसके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर चार्ज देखेंगे तो वो प्रोटॉन वाला ही मैटर करेगा, तो ऑल ओवर चार्ज कितना होगा, ये कि न्यूक्लियस के ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे होता है, नेगेटिव होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या फिर आयंस पे हम कह सकते हैं। जैसे कि आयंस आप लोगों को पता होगा कि जैसे Na और Cl, इसको मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ पे Na पे मेरे पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो दिस इज द नेचर ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, रेज हो गया यहाँ से, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर पूछे तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है कितना है, देखो यहाँ से हमें एक चीज याद रखनी है, क्या कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट क्या यूज करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्लियर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये हमें याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन पे हमने नेचर बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी कैसा, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होगा बट उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। नेचर कैसा रहेगा उसका, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। यू कैन मैच द आंसर्स। तो कौन सा यहाँ पे राइट लग रहा है अपने को, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेगेटिव ये हम बताएंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जीरो कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर है उसके ऊपर, और ये जो है हमारे पास चार्ज रहता है किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करें। अभी यहाँ पे हमने बात की थी क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए पूछ रहा है, हाँ हमने पीछे बात की थी किसके लिए, वोल्टेज के लिए। वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिवाइस। तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, डिवाइस की। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, करंट को मेजर करने के लिए बताओ भी कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो कौन सा डिवाइस होगा यहाँ पे, एमीटर का डिवाइस होगा, एमीटर। और यहाँ पे लग गया तो फिर इसके ऐसा यूनिट भी बता दो। ऐसा यूनिट इसके लिए क्या होगी, वोल्ट, और इसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी किसने दी थी, एम्पियर। तो इसके लिए क्या यूनिट हो जाएगी, एम्पियर करंट के लिए, और वोल्टेज वोल्ट के लिए। ठीक है, मतलब वोल्टेज जो है उसको मेजर करने के लिए हम ऐसा यूनिट तो वोल्ट यूज करेंगे, और उसको मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा होगा हमारे पास, वोल्ट मीटर। तो हाँ पूछा किसका था, इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा, इनकरेक्ट। गैल्वेनोमीटर, हाँ जी। यहाँ पे देखो, अब जो गैल्वेनोमीटर है इसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया। करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं दो, एक तो हो गया एमीटर, और दूसरा हम यूज करते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। कौन सा यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। फिर इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों गिवन है, तो हम कौन सा यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो होता है मेरे पास, ये किसके लिए होता है, ये होता है बेसिकली स्मॉल करंट को मापने के लिए, टू मेजर स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर। एंड एमीटर यूज होता है किसके लिए, टू मेजर लार्ज करंट। याद रखना, ठीक है। लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे, और स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे कि एमीटर लगाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट है, इसने स्मॉल की बात करता तो हम गैल्वेनोमीटर यहाँ पे राइट करते, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, यहाँ पे एमीटर। कौन सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, एमीटर। ओम मीटर किसके लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। ओम जहाँ पे भी अपने पास आता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले मेरे को ये समझना होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलेंगे, देखो सिस्टम हम सभी को पता है, सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन का जो प्लेस है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, जो हमें अफेक्ट कर रहा है, एंड रादर देन इट सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ से ना कुछ बाहर जा रहा और ना ही कुछ उसके अंदर आ रहा, ऐसा सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। मतलब बाहर से कोई इसका इंटरेक्शन नहीं है। तो उसके केस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल चार्ज कैसा होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल चार्ज कैसा होगा। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स में इसको अच्छे से रिलेट कर पाते हो। टाइप ऑफ सिस्टम, वहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं हम, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन का मतलब क्या होगा कि जैसे इसको समझाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कप ऑफ टी था, इसको मैंने ऊपर से खुला रखा और यहाँ पे इसमें गर्म चाय रख रखी थी। तो अगर ये सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम, कैसा है, ओपन, तो यहाँ से हमें पता है कि मैटर भी एक्सचेंज करेगा और साथ में यहाँ से एनर्जी भी एक्सचेंज
यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंजेबल है, तो इसको हमने नाम दे दिया ओपन सिस्टम। इसी को अगर मैं ऊपर से कर दूँ क्लोज, क्या कर दूँ, क्लोज कर दूँ, तो क्लोज करने पे यहाँ पे मैटर तो जाएगा नहीं, मैटर तो यहाँ पे जाएगा नहीं, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये वॉल्स जो है कंडक्टिंग होती है इसकी, ठीक है। कप को अगर हम ढक के रखेंगे उसमें से तभी एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये कैसा है, क्लोज सिस्टम है। अब इसी चाय को मैंने किस में डाल दिया, थर्मस में डाल दिया, उसमें क्या होगा, ऊपर से भी वो क्लोज है, वॉल भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाएगा ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड। आई थिंक यहाँ से आइसोलेटेड सिस्टम जो है अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से बता दोगे। मे इंक्रीजेस, यार टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में इंक्रीज कर सकता है, जब बाहर से इंटरेक्शन ही नहीं है तो इंक्रीज कैसे करेगा, यानी कि दिस इज द रॉन्ग। मे डिक्रीज, ये डिक्रीज कर सकता है, नहीं कर सकता। रिमेन्स कंजर्व, कैसा रहेगा, रिमेन्स कंजर्व, अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। और ये नेक्स्ट क्या कहता है, बिकम जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल होगी बॉडी तभी पॉसिबल है, जीरो तो, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करें। अब एक बात बताओ, जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज यहाँ पे हमारा कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दैट इज प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकते हैं। चार्ज जब जब मूव करेगा, किसके साथ मूव करेगा, टाइम के साथ, दैट इज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट। यहाँ पे बताएंगे हम क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेज। अब ये चार्ज जो है फ्लो करेगा, या रेट ऑफ चेंज, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट। अगर टाइम के साथ हमारा जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, करंट बनता है। ये पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पूछ रहा है, तो यानी कि चार्ज मीन्स क्यू बाय में डी टी। ये डी बाई डी टी क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है किसके बारे में, चेंज के बारे में। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, चेंज के बारे में, कि चेंज हो रहा है यहाँ पे, कौन चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये जो क्वांटिटी बनेगी हमारे पास, ये कौन सी बनेगी, दैट इज द। अब यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो, ये चार्ज इनटू टाइम होगा, चार्ज इनटू टाइम नो, चार्ज बाय टाइम होगा, चार्ज बाय टाइम दिख रहा है, ठीक है। वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस होगा, ये भी हम मतलब जैसे ओम्स लॉ में आप पढ़ोगे, अगर आपने रिवाइज कर रखा तो ओम्स लॉ अच्छे से याद होगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से हमें करंट को डिफाइन करना है, दैट इज V बाय आर, नॉट V इनटू आर, दिस इज द रॉन्ग। एंड रेजिस्टेंस बाय चार्ज, ये कुछ अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ करंट। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसकी एसआई यूनिट करंट की हमने कर ली एम्पियर। कूलम किसके लिए होती है, चार्ज के लिए। और वोल्टेज किसके लिए होती है, मतलब वोल्ट जो है वो वोल्टेज, या फिर हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम किसके लिए होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अब मेरे को पहले आप बताओ कि एम्पियर जो है वो यूनिट किसकी थी, एम्पियर जो है वो यूनिट किसकी थी। अगर मैं बात करूं यहाँ से एम्पियर की, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट किसकी, ऑफ करंट। किसकी एसआई यूनिट है, करंट की। करंट को अभी हमने डिफाइन किया कि करंट डिफाइन कैसे होगा, करंट जब चलेगा, कब चलेगा, जब हमारे पास चार्जेस मूव करेंगे किसके साथ, यानी कि करंट होता है हमारा चार्ज बाय टाइम। अब ये पूछ रहा है कि इसको मैं 1 एम्पियर लिखूँ। 1 एम्पियर कब लिख सकते हैं इसको, जब हमारे पास चार्ज 1 कूलाम हो और 1 सेकंड के अंदर वो फ्लो करे। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के अंदर क्या करे, फ्लो करे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बन गई, 1 कूलाम बाय 1 एम्पियर, ओ सॉरी 1 कूलाम बाय 1 सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे आगे किस चीज़ का बनेगा, और ये भी जो है दोनों ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाए। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक, ओके। 15th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, फर्स्ट है प्रोटॉन, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव।
न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, एंड यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, दिखाई नहीं दे रहा, कर लेते हैं अपना। प्रोटॉन पे बताओगे, प्रोटॉन पे कैसा है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और यहाँ पे ऑल का ऑप्शन होता ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना था, नेगेटिव चार्ज देखना था, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मेरे को लेके आना है, और कहाँ पे लेके आना है, किसी एक पॉइंट पे लेके आना है। मान लेते हैं कि आर पे लेके आना है, और लेके कहाँ से आना है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन करेंगे इस पर यूनिट चार्ज के ऊपर, तो यहाँ पे उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, क्वांटिटी को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे W/Q, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यहाँ से हम बता सकते हैं W/Q इज द वोल्टेज, या हम इसको बोलते हैं V, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बोलेंगे, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं इसका, पोटेंशियल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल, या फिर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है W/Q, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोगों को दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता, ना फील्ड बनता। फील्ड की डेफिनेशन अगर पूछूं मैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से नोट करते चलना साथ साथ में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, P इज इक्वल टू VI। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, अब चार्जेस हमने पढ़े दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव है और ये मेरे पास एक पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, और इनको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। डिफरेंट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस हम इसको बोलते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल। और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट, हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच, क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट करेंगे कौन से, सेम सेम वाले, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट वाले। डू नथिंग, ऐसा तो तभी पॉसिबल है न्यूट्रल हो। अट्रैक्ट एट शॉर्ट टाइम, नो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अट्रैक्ट करेंगे तो पूरा अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भगाएंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 लाइक चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी, एनर्जी बोले या फिर यहाँ से बोले वर्क डन, एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम थिंग, ठीक है। एनर्जी एंड वर्क डन आर द सेम थिंग। एक सेकेंड, ओके। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या फिर हम वर्क डन की बात करते हैं, दोनों सेम थिंग होती है। अब आपको अगर वर्क डन की डेफिनेशन यहाँ से याद हो तो आप बता सकते हो कि वर्क डन होता है कि किसी भी बॉडी को मैं क्या करूँ, डिस्प्लेस करूँ किसी डिस्टेंस पे, और उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ डिस्प्लेस हो जाती है किस डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वर्क डन कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। हो सकता है वो पॉजिटिव वर्क डन हो, नेगेटिव वर्क डन हो, दैट इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, फोर्स पर यूनिट, सॉरी फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला जो गुलाम ने बताया था दैट इज K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर,
इनटू में डिस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, एक डिस्टेंस कैंसिल, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ए Q1 Q2 बाई में R। पूछ क्या रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमें पढ़ा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। फॉर्मूला क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो डेफिनेशन ही पूछ ली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या करेगा, करंट करेगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, चार्ज को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, चार्ज तो वैसे ही कंजर्वेटिव है, ना हम चार्ज को बना सकते ना हम चार्ज को खत्म कर सकते। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देगा अपने को, करंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलो चार्ज टू फ्लो। कौन सा मटेरियल है जो चार्ज को फ्लो करने पे रजिस्ट करेगा, यानी कि अलो नहीं करेगा, अपने अंदर से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इजीली अलाउ कर देते हैं, और जो है इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर होते हैं जो कुछ एक कंडीशंस पे उसको फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये है कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। व्हाट हैपन मैंने ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क के साथ, तो हमें पता है कि ग्लास पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अगर हम देखें तो सिल्क पे कैसा आएगा, सिल्क पे आएगा नेगेटिव। इसका अपोजिट होता है, एक और एग्जांपल यहाँ पे पूछा जाता है एबोनाइट का और वूल का। वूल पे अगर देखेंगे तो कैसा चार्ज आएगा अपने पास, पॉजिटिव, और एबोनाइट पे कैसा आएगा, एबोनाइट पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो साथ साथ में इसको ये भी याद रख सकते हो, ये वाला भी याद है। तो ये कह रहा है कि रोड बिकम नेगेटिवली चार्ज, रोड जो है नेगेटिवली चार्ज होगी, नो, फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सिल्क बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये भी इनकरेक्ट हो गया। रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, नथिंग हैपन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्किप हो गया। ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट हैज, पॉजिटिवली चार्ज कब कहलाएगी, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, Na है और ये Cl, ये बॉन्ड बनाते हैं, और हमें पता है कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास, 2। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाली चीज़ देती है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन ये वाला लॉस करता है या ये वाला लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास कहाँ से, सोडियम से, और लेता कौन है, ये, बिकॉज यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक और चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि वहाँ पे ऑक्टेट उसका और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब यहाँ पे इसके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना यहाँ पे ईजी होता है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद मोल्टन स्टेट में हम ये कहते हैं कि Na पॉजिटिव बना है और Cl जो है नेगेटिव, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब इसके पास इफिशियंसी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, डिफिशियंसी हुई, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। तो डिफिशियंसी जब इलेक्ट्रॉन की होगी तो वहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट आंसर। मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल ही हो जाएगी बॉडी, तो चार्ज की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स हैपन टू द फोर्स इफ बोथ द चार्जेस आर डबल। फोर्स के साथ क्या होगा अगर हम चार्ज को डबल कर दें, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तक, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैं कह रही हूँ कि चार्जेस को मैं क्या कर दूँ, डबल कर दूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q डैश था और Q डैश क्या था, Q1 का डबल, Q डबल डैश था वो था क्या, Q2 का डबल। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्या बनेगा, F इज इक्वल टू K, इसकी जगह पे आएगा 2Q1 2Q2 बाय में R स्क्वायर, 2 इंटू 2 दैट इज 4 टाइम, और इंटू में सारा का सारा सिस्टम एज इट इज बच्चे। क्लियर है, तो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम, रिमेन सेम, नो,
बिकम डबल नहीं, बिकम 4 टाइम, दिस इज द करेक्ट, एंड बिकम हाफ, दिस इज हाफ तो तब होती ना जब ये डिस्टेंस के साथ कुछ छेड़खानी करता या फिर चार्जेस को हाफ हाफ करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मीन्स कंजर्वेशन, चार्ज को ना हम खत्म कर सकते हैं ना हम चार्ज को बना सकते हैं। सेम थिंग थी किसके साथ, एनर्जी के साथ। एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है यहाँ से, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नो। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चार्ज कीप इंक्रीजिंग, ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, फटाफट से बताओ, माइनस कितना होगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करता है तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन के जितना ही आ जाएगा, बट कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जितना ही और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द मीडियम इफेक्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और स्टैटिक मीन एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे हैं देन मीडियम किसको अफेक्ट करेगा, हाँ मीडियम किससे अफेक्ट होगा ये पूछा है। ठीक है, किससे अफेक्ट होगा, द मीडियम अफेक्ट्स चार्ज ओनली, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, करंट, पोटेंशियल ओनली। पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज खुद का है। करंट के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्जेस के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो किस पे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ये जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा K(Q1Q2/r², ये जो K है यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी हमने बताया था, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने कहा कि फोर्स जो है वो क्या है मेरे पास, इक्वल टू है K(Q1Q2/r²। ये जो K है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम के साथ ये चेंज करेगा, मीडियम के साथ अगर ये चेंज करेगा तो हमारी फर्दर फोर्स भी जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक सरफेस है और यहाँ पे इक्वल चार्ज है हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या है, इक्वल चार्ज। पॉजिटिव मान लेते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस वेयर एट ऑल द पॉइंट चार्ज विल बी में सेम। तो अगर मेरे को इस चार्ज को पकड़ के यहाँ से यहाँ लेके आना है तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। ये कह रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे एक चार्ज को लेके आने के लिए ऑन एन इक्विपोटेंशियल। मैक्सिमम करना पड़ेगा, नो। मिनिमम, नो। कितना करेंगे, 0। ठीक है, क्योंकि अगर उसी सरफेस पे हमें चार्ज को घुमाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे, कोई रिपल्सन नहीं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम कोई भी वर्क डन नहीं करेंगे टू मूव ए चार्ज पार्टिकल। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, K(Q1Q2/r). बता दो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर कर रही है, यस। चार्जेस के ऊपर भी कर रही है, हाँ भी कर रही है। बोथ डिस्टेंस एंड चार्जेस, यस, नाइदर, किसी के ऊपर नहीं कर रही। ये तो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, कि ये चार्जेस के ऊपर भी और डिस्टेंस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। कौन, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अनलाइक मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है, नो। अट्रैक्ट करेंगे, यस। न्यूट्रल होंगे, नहीं, नन ऑफ दिस, वो ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो 1 सेकेंड, 1 कूलम 1 सेकेंड, रिपीटेड क्वेश्चन किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर। पिछली क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, 1 एम्पियर दे रखा था, और ये पूछ रहा है, पर ये दे रखा है 1 एम्पियर पूछ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। तो एम्पियर किसकी यूनिट है हमारी, करंट की। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। और सेकेंड यूनिट किसकी है, टाइम की, ठीक है। चलिए जी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो आई थिंक सभी को पता ही चल गया होगा। ओम, ओम कितनी बार आ चुका। वोल्ट इज द ऐसा यूनिट फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर इज द ऐसा यूनिट फॉर करंट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वोट किसकी यूनिट है, पावर की। वोट में और वोल्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वोट जो है वो किसकी है, पावर की है। और जो वोल्ट है वो किसकी है, वोल्ट किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो कंडक्टर के अपोजिट में लगती है, यानी कि फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका अपोज करती है, तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस लेंथ के ऊपर। और दूसरा ही डिपेंड करता है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और ये कैसे डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इनवर्सली। यहाँ से अगर हम कंबाइन करते तो R इज डायरेक्टली टू L बाय ए। डायरेक्टली में हम कोई भी इक्वेशन नहीं रखते, तो यहाँ पे हमारे पास इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। R क्या होगा, रेजिस्टेंस। रो क्या होगी यहाँ पे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और L होगा हमारे पास क्या, डिस्टेंस। और A क्या होगा, एरिया। क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से बता सकते हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यहाँ से लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली होता है, नहीं जी। और लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती और पावर के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। तो लेंथ के क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस का जो है आज का सेशन रहेगा। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रजिस्टिविटी अभी नाम आया जस्ट रजिस्टिविटी का, तो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इक्वल टू रो L बाय ए। रो की मैं वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्या आ जाएगा, R इंटू ए बाई एल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यहाँ से रो इज इक्वल टू L R A बाई एल। रजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, एक चीज ये यहाँ से नोट करना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले इसको, या इसका नाम बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। को क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में नोट करने वाली चीजें क्या है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली हम बोलेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर, इस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ठीक है, फर्स्ट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दूसरा करेगा ये किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। स्टार मार्क करके लिख लेना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के डायमेंशन के ऊपर ये चीज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ और एरिया के ऊपर, लेंथ और एरिया के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती, ठीक है। क्या है, कंडक्टर, ओके। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर, नहीं, लेंथ ऑफ द वायर इज अ डायमेंशन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नो। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये करंट के ऊपर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में यही फर्क है कि रेजिस्टेंस डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है ऑन डायमेंशन। ये सिर्फ नेचर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू, ये कह रहा है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर के अंदर तो वहाँ में उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो किसके कारण होती है, ये सभी को पता है कि हीट किसके कारण आती है, हीटिंग इफेक्ट के कारण आती है, ठीक है। ये तो
मतलब इसमें हीट का कोई कंपोनेंट रहता ही नहीं, हीट हमारी आती है, किसके कारण आती है, वो हीटिंग इफेक्ट आता है रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि वो वहाँ पे अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लिस्ट रेजिस्टिविटी, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लिस्ट होती है, लिस्ट मतलब सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर, कॉपर मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल, तो मेटल की रेजिस्टिविटी लो मिलेगी, मीन्स ये तो ऑप्शन गया। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम भी एक मेटलोइड है अपने पास, इसकी भी रेजिस्टिविटी, अच्छा लिस्ट ही पूछा था इसने, लिस्ट पूछा था तो सबसे कम किसकी आ जाएगी भाई, ऊपर की आ जाएगी, क्योंकि ये एक ही मेटल है यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी हाई रहती है, इन दोनों की तो फिर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बिकॉज दीज टू आर इंसुलेटर, इंसुलेटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करेगा, हमें पता है रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही दो फैक्टर के ऊपर करता है, एक तो वो तब इंक्रीज कर सकता है जब लेंथ इंक्रीज हो कंडक्टर की, या वो इंक्रीज कर सकता है जब एरिया डिक्रीज हो कंडक्टर का, उल्टा होगा यहाँ पे क्योंकि इन्वर्सली डिक्रीज द लेंथ, डिक्रीज द लेंथ के साथ इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अच्छा इंक्रीज इन द एरिया, एरिया के साथ, एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, ये ऑप्शन भी गया। कूलिंग, कूलिंग कर देंगे, कूलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। एक ऑप्शन बच गया, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर यहाँ पे इसको भी नोट करना इस बात को, क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। अगर ये पूछ लेता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, वो क्या करेगा, वो करेगा डिक्रीज, इसके साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ से ये नोट करना, क्योंकि पेपर में वो इसके बारे में पूछ सकता है और कंडक्टर के बारे में पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा, सॉरी सेमीकंडक्टर का, हाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसमें अपोजिट होगा कंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला गिव द इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, और यहाँ से एक और फॉर्मूला यहाँ से ध्यान रखना है, दैट इज P इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ने ये फॉर्मूला दिया था, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR, ये यहाँ पे कन्वर्जन करके भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा रहेगा, B जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑप्शन के, जैसे कि VI की फॉर्म में है, RI की फॉर्म में पूछ सकता है, या VR की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वैसे तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या रहती है, जूल, ठीक है, लेकिन जूल कमर्शियल यूनिट पूछा है इसने, कमर्शियल पूछा है तो इसका मतलब कमर्शियल कौन सी यूज करते हैं, किलोवाट आर, क्योंकि पावर हमें पता है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी यहाँ से निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम, पावर के लिए यूनिट यूज करेंगे किलोवाट, और टाइम के लिए यूनिट यूज करेंगे, कमर्शियल पूछ रहा है तो आवर्स, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी, किलोवाट आवर्स। व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल द करंट इज कांस्टेंट, तो पावर बताओ, P इज इक्वल टू VI, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, इसमें तो रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा कहीं पे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे V इज इक्वल टू होता है IR, इसकी फॉर्म में दे रखा करंट और रेजिस्टेंस, यानी कि हमें ऐसे वोल्टेज गायब करनी, तो वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, V की जगह पे IR पुट करेंगे तो बनेगा IR, क्या बनेगा IR, और यहाँ पे एक और I, दैट इज ये हो जाएगा I स्क्वायर R, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। अब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, तो यहाँ पे सिंपल डबल टाइम आ जाएगा, और करंट को कांस्टेंट रखूँ तो पावर बताओ क्या आएगी, तो पावर क्या हो जाएगी मेरी, डबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगी, डबल। क्लियर, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जूल्स लॉ रिलेटेड टू हीट विथ, जूल्स लॉ हमारे पास देता है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि करंट चल रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट की वैल्यू बताते हैं बेसिकली।
एच जो है वो क्या होता है, आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द करंट, करंट जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा आएगी, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा आएगी, और जितने टाइम के लिए वो जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, हीट बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपने पास, जूल्स लॉ रिलेट द हीट विद आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 40 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। बाकी के जो इसके क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।